हाँ देखिए, पॉलिटेक्निक 2018 यूपी पॉलिटेक्निक 2018 के गणित का जो है प्रश्न पत्र यहाँ पे हल होगा, उसको अच्छे से देखेंगे आप लोग और जो जरूरी नोट्स हो उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में x का मान ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिए, चित्र में x का मान कैसे ज्ञात होगा। ऐसे है, यहाँ पर 120 अंश है, यहाँ पर x है, यहाँ पर है 40 अंश है, यहाँ ये है, यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो देखो, इसका सूत्र होता है बहिष कोण बराबर सुदूर अंतः कोणों का योग। बहिष कोण बराबर क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों का योग। तो बहिष कोण के स्थान पर 120 और सुदूर का मतलब इसको छोड़कर दूर वाले। सुदूर का मतलब जहाँ बहिष कोण बना है उसको छोड़कर ये जो दोनों बचे हैं 40 से x, इसको इधर भेजेंगे 120 माइनस 40 बराबर x हो जाएगा 80 अंश बराबर होगा x बराबर 80 अंश। विकल्प इसमें जो है b सही है। अगला प्रश्न है, काट 18 फिर कोष्टक में काट 72 काश स्क्वायर 22 प्लस 1/tan72 सेक स्क्वायर 68 का मान है। तो देखो ध्यान से, काट 18 ठीक, कोष्टक में काट 72 और काश स्क्वायर 22 प्लस 1/tan72 और सेक स्क्वायर 68 का मान है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देखिए। इसको अंदर भेजते हैं हम लोग, काट 18 को अंदर भेजते हैं तो हो जाएगा काट 18 अंश काट 72 अंश काश स्क्वायर 22 अंश डन। 1/tan72 सेक स्क्वायर 68। ये काट 18 है तो दोनों में जुड़ा होगा, तो यहाँ पर भी काट 18 हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब वो काट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? काट का पूरक tan होता है, तो tan हम 72 अंश लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? हाँ देखो ध्यान से, काट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। काट थीटा का क्या था? tan 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो थीटा है 90 में से घटा के आप लिखना है। तो हमारा जगह जैसे थीटा यहाँ 18 है, तब कैसे लिखेंगे? tan 90 माइनस 18, ये वाला थीटा जो है यहाँ पे लिखिए। क्या हो जाएगा? tan 90 से 18 निकाल दीजिए 72 अंश। काट 72 काश स्क्वायर 22, फिर इसके स्थान पर भी वहीं लिखेंगे tan 72, नीचे tan 72 सेक स्क्वायर 68, ठीक। इसको ऐसे ही लिखिए, काट 18 के स्थान पे tan 72 यहाँ पर। अब क्या करेंगे? tan 72 ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिखेंगे 1/tan72, इसको काश स्क्वायर 22 प्लस 1 कैंसिल हो गया 1/सेक स्क्वायर 68, एक कैंसिल हो गया, काश स्क्वायर 22 अंश प्लस ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? काश स्क्वायर 68। अब जब काश स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर दूसरा है, इसको भी चेंज कर दूँ, चाहे इसी भी चेंज करूँ चाहे इसको। कैसे चेंज होता है? 8 2 10 6 2 8 9, अगर जोड़ने में 90 अंश आ जाए तो एक को चेंज करना है, चाहे इसको चाहे इसको। इसी को हम चेंज करते हैं तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 काश स्क्वायर 68।
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा। सॉरी, यहाँ कास स्क्वायर रहेगा। कास स्क्वायर ऐसे ही 90 माइनस 22 को 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 करें साइन स्क्वायर हो जाएगा आंसर प्लस कास स्क्वायर 68 बराबर। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प इसमें सही है सी। अगला प्रश्न है साइन कोष्टक ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी का मान होगा। ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, दो सूत्र होता है याद कर लो। साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक होता है कास ए प्लस बी डॉट कास ए माइनस बी, इसका हुआ कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा प्रश्न है, देखिए आ जाएगा इसका सूत्र रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। विकल्प से मैच कराते हैं। विकल्प बी इसका आंसर होगा 3 प्लस 1 बटा एक्स घाते 3 माइनस 5x माइनस 5 बटे एक्स के गुणनखंड है। देखिए x घाते 3 प्लस 1 बटा एक्स घाते 3 और माइनस 5x माइनस 5 बटा एक्स का गुणनखंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इतने को एक में इतने को एक में करते हैं। एक्स क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाते हैं। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ठीक है, यही सूत्र लगाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का होगा ए क्यू मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए के स्थान पे एक्स, एक्स के स्थान पे और 1 बटे एक्स के स्थान पे बी, या ए के स्थान पे एक्स बी के स्थान पे 1 बटा एक्स, ठीक। ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 बटा एक्स स्क्वायर, मतलब बी के स्थान पे 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ए बी एक्स गुणे 1 बटा एक्स। यहाँ भी 5 कामन ले लीजिए, एक्स धन 1 बटा एक्स, 5 कामन लेंगे क्या होगा? एक्स प्लस 1 बटा एक्स। अब देखो दोनों में 2 पद हो गया, दोनों में एक्स प्लस 1 बटा एक्स कामन है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया माइनस 1, ये कामन ले लिए, ये कामन लिए है ना, ये वाला कामन लिए हैं, तो ये कोष्टक में यह बचा, फिर माइनस 5, ठीक। कामन के बाद कोष्टक लगाते हैं। अब कामन के बाद कोष्टक लगाते हैं तो कोष्टक यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा कोष्टक लगाएंगे। बड़ा कोष्टक लगा दिए, ये वाला यहाँ बच गया -5। इसको थोड़ा सा सरल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर ऋण 5 ऋण 1 ऋण 5 ऋण 6, यह आंसर हो गया। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इतना नहीं दिया आंसर, और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हो गया, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस 1 बटा एक्स की स्क्वायर प्लस 2, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस 1 बटा एक्स को होल स्क्वायर प्लस 2, और एक सूत्र इसका और होता है ए -2, मतलब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस, ये 2 सूत्र और है, इसको याद कर लो। इसके स्थान पे हम ये वाला रखेंगे, क्यों ये वाला रखेंगे? यहाँ ऋण 6 है, यहाँ धन 2 है, ऋण 6 और धन 2 मिलके ऋण 4 बनेंगे, और ऋण 4 बनेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 4 का, इसलिए हम ये वाला लिखेंगे। हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऋण 6, एक्स धन 1 बटा एक्स, एक्स माइनस 1 बटा एक्स की स्क्वायर ऋण 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यहाँ सूत्र बन जाएगा
कैसे बनेगा, एक्स की डी बटा एक्स बाहर धन, क्या हो जाएगा एक्स की डी बटा एक्स की स्क्वायर ऋण 2 स्क्वायर, एक्स धन ए बटा एक्स, एक्स डी बटा एक्स धन 2, एक्स डी बटा एक्स ऋण 2। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको विकल्प से मैच कराते हैं। विकल्प इसका होगा, विकल्प हमारा हो जाएगा ए डी, विकल्प डी सत्य है। उन बिंदुओं के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण जिनकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की अनुगुणी है। तो बिंदुपथ ज्ञात करने का तरीका, x अक्ष से दूरी बराबर y अक्ष से दूरी की कितनी गुनी है, n गुनी है, कितने गुनी है, पूरे n, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बिंदुपथ में क्या आता है, जो x अक्ष से दूरी होता है उसको हम लोग y मानते हैं, क्या मानते हैं, उल्टा चलता है। x अक्ष से दूरी कहेंगे तो y होता है, और y अक्ष से दूरी रहेगा तो क्या लिखेंगे, x गुणे n, तो y बराबर n x, y बराबर n x विकल्प है इसमें पहला है। कोण PQR बराबर 90 अंश बिंदु O त्रिभुज PQR का केंद्रक है तथा PQ बराबर 5 सेमी और QR बराबर 12, PQ बराबर 5 सेमी, QR बराबर 12, तो OQ का मान है, OQ का मान है। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज PQR के केंद्रक है तो OQ का मान, चित्र पहले बनाते हैं अच्छे से। दिया है इसमें ए 90 अंश है, ए 90 दिया है, यहाँ से ऐसे दिया, एक आ रहा है केंद्रक है, क्या है, ये केंद्रक है, और यहाँ Q, यहाँ R, और यहाँ पर है M, और यहाँ पर O है शायद, यहाँ पर Q है क्या, नहीं, यहाँ पर Q है और यहाँ पर O है, ठीक है। प्रश्न है, ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, ठीक। ये वाला 5 सेमी है, ये 12 सेमी है, और हमें OQ पूछा है, क्या पूछा है, OQ। हाँ देखिए ध्यान से, केंद्रक पूछा है, केंद्रक क्या होता है, माध्यिका का कटान बिंदु, इसका मतलब ये माध्यिका हो गया, क्या हो गया, ये माध्यिका हो गया, ठीक। और माध्यिका हो गया, माध्यिका क्या होता है, जब किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाया जाए। PR का मध्य बिंदु M होगा, और M को जब शीर्ष से मिलाएंगे तो माध्यिका होता है, ये माध्यिका है, जिसका मतलब M क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। तो देखो समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है, समकोण त्रिभुज में क्या नियम होता है, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु बराबर होता है परिकेंद्र, क्या होता है, परिकेंद्र, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र। यहाँ पे हम क्या हो गया, परिकेंद्र, इसलिए बिंदु M बराबर क्या हो गया, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र का परिभाषा क्या होता है, उसको भी जानो, ध्यान से जानो, पहला बात ये जानो, पहला पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु बराबर परिकेंद्र। और दूसरा पॉइंट जानना है, परिकेंद्र होता क्या है, परिकेंद्र मतलब होता है यहाँ से शीर्षों की दूरी समान, परिकेंद्र जो होता है यहाँ वहाँ से शीर्षों की दूरी क्या होता है, समान। तो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है, इसलिए MQ बराबर MR बराबर MP, ये हो गया, ठीक। अच्छा, ये होगा कितना, ये बताओ हमें, MP Q MR कितना होगा, ये कर्ण का मध्य बिंदु है तो कर्ण 17 होगा, कर्ण कितना होगा आप निकाल लेते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169 बराबर 13 होगा, कर्ण कितना होगा, 13। तो 13 का मध्य बिंदु 13/2 मतलब 6.5, एक कर्ण मतलब ये हो गया, मतलब MQ MR MP
तीनों कितना हो गया 6.5, 6.5, 6.5। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या जानना है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में काटता है। जो केंद्रक होता है माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में काटता है। कहाँ से? शीर्ष से। तो शीर्ष से मतलब 2 भाग इधर हो गया, 1 भाग इधर। अच्छा, हमें ओकी पूछा है। अब एक बात सुनो, सब चीज पता हो गया। यहाँ से यहाँ कितना है 6.5, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 6.5। तो जो OQ है, OQ मतलब ये जो वो है, इस वाले लाइन को 2:1 के अनुपात में बांट दिया। कौन बताया हमें? केंद्रक की परिभाषा ने बताया। कौन बताया? केंद्रक की परिभाषा से। तो हमें OQ चाहिए। OQ क्या है? पूरा का 2 भाग है, पूरा का 2 भाग। तो पूरा कितना है? 3 भाग। पूरा कितना है? 2 1 3, उसका 2 भाग है QM। ऐसे समझिए क्या? QM का 2 भाग इधर, 1 भाग इधर। तो पूरा कितना हो गया? 3 भाग। 3 में से 2/3 कौन है? OQ। क्या है? OQ। तो 2/3 उड़े। QM कितना है? अरे QM कितना है? QM 6.5। इसको गुणा कर देंगे, 130 हो जाएगा बटे 3। 13/3 आएगा। 13/3 सेमी भाग देंगे तो 4.3 सेमी आएगा, या 4 से 1/3 सेमी, 4 से 1/3 सेमी। और इसका जो है ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन क्या है? सी। इस प्रश्न के लिए यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। बिंदुओं 0,5 और 5,0 और एवं 2,2 से बना त्रिभुज है। तो देखिए इसको दर्शाते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर, नहीं तो वैसे ही 0,5 और 5,0 और 2,2 से बना त्रिभुज है, पूछ रहा है ना। और निर्देशांक करेंगे तब भी हो जाएगा, निर्देशांक से करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज 0,5, 5,0 और 2,2 से बना त्रिभुज है। तो देखो ध्यान से, इसको A, यहाँ B, यहाँ C निकालते हैं। AB BC CA निकाल लीजिए, शॉर्टकट में तुरंत पता चल जाएगा। AB क्या होगा? AB निकालना है x1 - x2 का वर्ग, तो 2 - 0 का वर्ग प्लस 2 - 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2² प्लस -3², 4 प्लस 9 कितना है? 13। ऐसे ही AC निकाल लो, 2 - 5 का वर्ग प्लस 2 - 0 का वर्ग कितना हो गया? 3 9 प्लस 4 13। तो 2 भुजा बराबर हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी BC 0 - 5 का वर्ग प्लस 5 - 0 का वर्ग 25 और प्लस 25 कितना हो गया? 50। तो 50 का वर्ग 5 √2। देखो यह बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? हाँ, दूरी का सूत्र होता है D बराबर, हम लिख दे रहे हैं √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये दूरी का सूत्र होता है। विकल्प इसमें होगा हमारा विकल्प C सही है। टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, और जबकि तीसरा नल टंकी को 7 से 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगा समय। देखो इस प्रकार का प्रश्न हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले 5 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटा में बटे 5 भाग भरेगा, ठीक है। और अगर कोई जैसे कोई काम 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/6 भाग करेगा।
तो हमें क्या करना है, पहले 1 घंटा का निकालना है, माने 1 घंटा में कितना भाग कौन भरेगा। ठीक है, तो टंकी को 1 घंटा में भरा जाने वाला भाग क्या होगा, ध्यान से। एक टंकी 5 घंटा में भर सकता है, वह 1 घंटा में बटे 5 भाग भरेगा। पहला वाला टंकी 1 घंटा में उसको कितना भरेगा, जैसे टंकी है, पहला वाला टंकी बटे 5 भाग भरेगा 1 घंटा में। दूसरा वाला भी टंकी है, दूसरा वाला टंकी क्या करेगा, 10 घंटे में भर सकता है, तो वह 1 घंटा में फिर 10 भाग भरेगा। तीसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तीसरा वाला 7.5 घंटा में खाली करता है, तो सबके चलते 15/2 घंटे में खाली करेगा ना। 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 2 ऊपर 15 नीचे, 2/15। और माइनस इसलिए लगा है, वो क्या करता है, खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, हाँ, बहुत सरल है, लस लेकर लगा दीजिए। इसका हो जाएगा 30 और 6 3 और 2 दूना 4, 6 3 9 4 5/30। 1 घंटा में जो है 1/6 भाग भरेगा, तो पूरा कितने समय भरेगा, पूरा भाग बस इसी को पलटी कर दीजिए, 6/1 घंटा, मतलब 6 घंटा। ये सब सवाल बहुत सरल होता है। हाँ, इसका ऑप्शन होगा ए। हाँ देखिए, अगला सवाल है, दीवार में स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण 60 अंश एवं 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई है। हाँ देखिए ध्यान से, ये भवन है, ये झंडा है, क्या है, ये झंडा है और ये भवन है। ठीक है, यहाँ 40 मीटर चौड़ा सड़क है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, यह वाला भी यहाँ कोण बना रहा है और यह वाला भी बना रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से इसका, ये यहाँ से दिखने वाला है प्रेक्षक, ये झंडा है, क्या है, झंडा है, भवन है, क्या है, भवन। झंडा का नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग। तो व्यक्ति जो है झंडा के नीचे के भाग को, ऊपर वाले भाग को देख रहा है, नीचे वाले भाग को देख रहा है 45 अंश और ऊपर वाले भाग को देख रहा है तो 60 अंश का कोण बनता है। और झंडे की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, और झंडे की ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सरल तरीका है, उसको ध्यान से देखो। पहली बात, एक बात ध्यान दो, 45 अंश का जो कोण बनाता है उसका लंब व आधार क्या आता है, बराबर। 45 अंश का कोण कहाँ से कहाँ तक, ये वाला ऐसे बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। 45 अंश वाले का लंब यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब आधार यहाँ से यहाँ तक। ये 45 है, यहाँ 40 है, तो ये भी क्या हो गया, 40। ये बात याद कर लो। ठीक है, 45 अंश जहाँ कोण बनता है उसका लंब व आधार क्या होता है, समान। तो 45 अंश कोण बनाने वाला त्रिभुज इतना है ना, लंब इतना है, आधार इतना है, तो ये वाला 40, ये वाला 40 हो गया, क्लियर हो गया है। ठीक, अब देखो 60 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ 60 अंश यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो इसका लंब यहाँ से यहाँ हो गया, आधार हो गया। तो चलो tan 60 अंश का मान चेक करते हैं। लंब बटा आधार, ये बी झंडा है, BC भवन है, यहाँ वो लंब tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब है h + 40 और बटा आधार क्या है, 40। ये करनी में 3 बराबर h + 40 बटे 40। तो हमें क्या पूछा है, झंडे की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 40 करनी में 3 बराबर h + 40। इसको इधर करते हैं, 40 करनी में 3 - 40 बराबर h, 40 कामन √3 - 1 बराबर h। h का मान 40 कोष्ठक में करनी में 3 - 1 मीटर होगा। इसका ऑप्शन सही होगा बी, इसका ऑप्शन ये सही होगा ए। यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले ना शहर की जनसंख्या कितनी थी। यदि वर्तमान जनसंख्या
13, 31, 0 है। तो देखो 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा है इसमें, तो r बराबर है 10% और समय n बराबर है 3 वर्ष, और इस समय की जनसंख्या दिया है जिसको a मानेंगे। ये दिया है 13, 31, 0 और p पहले का पूछा है, पहले का पूछा है। तो सूत्र होता है a बराबर P1 प्लस r बटे 100 घाते n। वृद्धि है तो यहाँ धन और कमी है तो यहाँ ऋण। a के स्थान में पूर्व माने पहले, पहले का मतलब p समझा करो, ठीक है। यहाँ पर 13, 31, 10 बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं, इसको a माने p। तो 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा है, तो जो पहले है उसको p से प्रदर्शित करो ऐसे, और जो दिया है वर्तमान उसको क्या कहेंगे a। अगर इस समय दिया है और बाद का पूछेगा तो समझ लो बाद का जब पूछेगा तो वो a होता है ऐसे। तो यहाँ पे जैसे पूर्व वाली बात आएगा तो p हो जाएगा a ना, और बाद में आएगा, बाद की बात आएगा यहाँ पे p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। p हमेशा पहले ही रहता है, जो पहले वाला पढ़े उसको p मानते हैं। 1 प्लस 10 बटे 100 कहते 11 बटा 10 घाते 3। तो p बराबर कितना आ जाएगा 13, 31, 0 बटे 11 बटे 10 पूरे 11 बटे 10 पूरे 11 बटे 10। ये 3 ठो है, यहाँ गुड़ा है भाग हो जाएगा ना, यहाँ गुड़ा है इस साइड आएगा भाग हो जाएगा, इसको सरल करो 13, 31, 0 पूरे 10 पूरे 10 पूरे 10 नीचे 11 पूरे 11 पूरे 11 सब कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एक लिखे 4 सुना 10,000 जनसंख्या थी पहले। विकल्प इसका होगा डी। त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर और 3600 वर्ग मीटर है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो ध्यान से, क्या इसका सूत्र होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज के सारा सूत्र लिखते हैं हम लोग, ए बी सी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है, ए बी बटे पी क्यू। अगर ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, मतलब ए का कोण पी के बराबर, बी का कोण क्यू के बराबर, सी का कोण आर के बराबर, ऐसे होता है। और ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर, बी सी किसके बराबर, क्यू आर के बराबर, और ए सी किसके बराबर, पी आर ना। तो इसका सूत्र है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर। इसका होता है माध्यिका, अगर ले लेंगे तब माध्यिका, इसका भी माध्यिका M1, इसका माध्यिका M2, M1 बटे M2, शीर्ष लंब L1 बटे L2, परिमाप P1 बटे P2 बराबर होगा अंडर रूट क्षेत्रफल, मतलब A1 बटे A2। ध्यान से समझो, ये सारा सूत्र याद करो। दो समरूप त्रिभुज है तो AB बटे PR बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR हो गया इतना। फिर माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा, शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर होगा, और इनके परिमापों का अनुपात बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलो दिया है। अच्छा ऊंचाई भी होता है, एक और लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बराबर H1 बटे, वही शीर्ष लंब में ऊंचाई आ जाता है बराबर अंडर रूट A1 बटे A2। तो दिया है दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल कौन सा 9 और 36 है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 है, दूसरे ये वाला सूत्र लेते हैं। देखो इतना ढेर सारा सूत्र है, इसमें से एक फॉर्म लेते हैं उधर का, H1 बटे H2, जो जरूरत हो वहीं लिखते हैं, A1 बटे A2। हमें इसकी जरूरत थी इसलिए लिखी, इसका होता तो ये लिखते, परिमाप का इससे होता तो लिखते, परिमाप का ऊंचाई से होता तो लिखते, मतलब जो जरूरत है उसको लिख लेंगे, ठीक है। H1 के स्थान पे 24, नीचे H2 बराबर A1 के स्थान पे दिया है
9 और A2 के स्थान पे 36, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 36, 9 चौक 36, 24/(x2) बराबर 1/2, तीसरी गुणा कर ले x2 बराबर 48। ठीक है, x2 बराबर 48 से त्रिभुज पूछा है 48। इसका विकल्प है विकल्प ए सही है। यदि x पावर m बराबर m पावर x तो x/m पावर x/m का मान होगा। अब ध्यान देखिए, इसमें विकल्प जो है x के पावर में है, तो हमें उत्तर सारा x में चाहिए। तो x पावर m बराबर m पावर x, तो हमें निकालना है x/m नाते x/m। ठीक है, x पावर m बटे x पावर m, x/m पावर x/m का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से m का मान निकालते हैं, क्योंकि विकल्प में x में दिया है, उस तरह से x घाती करके दिया है ना। यहाँ से m का मान निकालो, x पावर m, यहाँ पे x है तो एक घाती 1/x हो जाएगा। x पावर m/x बराबर m के स्थान क्या लिखेंगे, बोलो, m के स्थान पे x पावर m/x ये लिखेंगे। वो वाला उतार लो, जिसकी जरूरत है उसको लेते हैं। फिर से देखो ध्यान से, ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का x इस तरफ घात में है, इस तरफ आएगा तो 1/x हो जाएगा। अब घात पे घात रहता है तो गुणा हो जाता है ना, m का m/x। अब उसको लिखो x/m पावर x/m, इस m के स्थान पे वाला लिखते हैं हम लोग, x/m के स्थान पे लिखो x घाते m/x घाते x/m। अब भाग में घात घटाया जाता है, भाग में क्या होता है, घात घटाया जाता है, x पावर हो जाएगा 1 - m/x पूरा घाते x/m। फिर क्या होगा, x से कम x - m/x घाते x/m, x से x कट कैंसिल, क्या बचा, घात पे घात का गुणा भी होता है। जैसे अभी घात है, अभी घात है, घात का घात है तो गुणा कर देंगे तो कट जाएगा, बचा का x घाते x पावर माइनस x घाते x -m/m, ये आंसर हो जाएगा। इसमें विकल्प कौन है, इसमें विकल्प है, अभी एक लाइन और सरल करना है, x/m -1 x/m, विकल्प डी सही होगा। एक लाइन और सरल कर दो, x घाते x/m -m/m, ये कैंसिल, क्या बचा, x घाते x/m -1, विकल्प डी सही है। एक बक्से की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है सवाल है। बक्से का आयतन निकालते हैं और फिर वो जो घन है उसका, वो तो आयतन दिया है, संख्या निकालना है। तो घनों की संख्या बराबर बक्से का आयतन बटे एक घन का आयतन। बक्से का आयतन निकालेंगे, क्योंकि देखो कोई वस्तु आयतन क्यों निकाले, क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाले, जो सामान रखा जाता है ना वह स्थान घेरता है। क्या घेरता है, स्थान। जैसे यहाँ पर कोई सामान रखना आप रखेंगे तो क्या करेगा, स्थान गिरेगा, और जो स्थान होता है ना उसको हम लोग आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन, वो आयतन लेता है। तो हमें क्या करना है, बक्से का आयतन निकालना है। तो बक्से का आयतन क्या हो जाएगा, 10, 6, 4, तो वो 10 × 6 × 4 मतलब लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, और एक घन का आयतन 15 है शायद। अब क्या करेंगे, 10 छक्का 60 × 4 बटे 15 चौका और 16 घन आएंगे। 16 घन रखे जा सकते हैं। विकल्प होगा इसमें, विकल्प आपका होगा ए। यदि कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर m, तब काट थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान देखिए। कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर m, एक बार दो सूत्र याद करो। सेक थीटा में tan थीटा बराबर प्लस माइनस कुछ भी हो, अगर ऋण हो या धन हो, कुछ भी हो। सेक थीटा ऋण tan थीटा बराबर m है, तो
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछेगा 1/m लिखेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ धन रहेगा तो यहाँ ऋण रहेगा, और यहाँ ऋण रहेगा तो यहाँ धन, ध्यान देना। इसी तरह कोसेक थीटा ऋण काट थीटा बराबर अगर ए है तो कोसेक थीटा धन काट थीटा पूछेगा तो 1/a लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ धन है यहाँ पर ऋण रहेगा तब भी वही बात, ठीक है। यहाँ पर धन रहेगा और यहाँ पर ऋण रहेगा तब भी वही बात होगा, इसलिए हम इसको प्लस माइनस कर दे रहे हैं। प्लस रहेगा और माइनस प्लस, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस और माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस और ऋण रहेगा तो यहाँ धन। यदि चलता है ये तब, यहाँ पर भी यदि तब ये तब, ठीक है। ये सूत्र याद कर लो। अब बहुत अच्छा सवाल है, कोसेक थीटा धन काट थीटा बराबर m, तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर क्या होगा 1/m, होगा कि नहीं इस सूत्र से? हाँ, नहीं होगा। कोसेक थीटा धन काट थीटा बराबर a, तो कोसेक थीटा ऋण काट थीटा 1/a। एक ऐसे होता है, हम बाद में बताएंगे। ये कट गया, यहाँ 2 कोसेक थीटा बराबर m माइनस 1/m, नहीं प्लस होगा, जोड़े है ना, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ m² प्लस 1/m, ठीक। m² प्लस 1/2m, ये हो गया आपका कारण हो गया, ये हो गया लंब। कोसेक थीटा कारण बटे लंब। आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या था k² l², k के स्थान पे लिखेंगे m² प्लस 1² माइनस लंब के स्थान में 2m², कितना हो जाएगा m घाते 4 प्लस 1 प्लस 2m² फिर 4m², कितना होगा m घाते 4 प्लस 1 ऋण 2m²। ये हमारा बनेगा √m² ऋण 1 का वर्ग, फिर वर्गमूल ले लेंगे तो m², ठीक है। ये क्या हो गया आधार। तो काश पूछा है, काश थीटा बराबर क्या होगा, बहुत बढ़िया, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्म। आधार कितना है भैया m² माइनस 1, आधार इतना है और कर्म कितना है m² प्लस 1। तो ये सूत्र होगा, विकल्प होगा इसमें ए, विकल्प होगा सी, विकल्प सी सही है। क्यूब में 8 और बटा √16 भाग √100/49 गुणे क्यूब रूट 125। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। क्यूब रूट 8 बटे √16 भागे √100/49 गुणे क्यूब रूट 125। देखो क्या कैसे करेंगे, 8 का घनमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 भागे 100 का वर्गमूल 10, 49 का 7 गुणे 125 का 5, क्या होगा 2/4 गुणे 7/10, गुणा करेंगे तो पलटी हो जाएगा ना, गुणे 5, 5 गुना 10, 10 से खत्म, 7/4, 7/4 आंसर होगा। इसका विकल्प होगा सी विकल्प होगा। वह बड़ी से बड़ी, अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1356, 1868 एवं 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे हैं। तो देखो बड़ी से बड़ी पूछता है तो मौसा करते हैं, क्या करते हैं मौसा, लेकिन शेष 12 बच रहा है, सब में 12 घटाइए, मौसा लीजिए। 1356 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 से 44, और फिर क्या है 1868 माइनस 12 घटाइए, हो जाएगा 1356, फिर कितना है 27 से 64 माइनस 12, इसको घटाएंगे 64 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा 52, 2752, 52 62 64। अब इसका मौसा लेना है, क्या लेना है मौसा, पहले इनका लेते हैं। 1344 भागे 1356, इक्का 13 से 44 कितना बचा, 6 4 का 2 1, 12 में भी इसका भाग देते हैं, 2752 का, 12 दूना 24, 3 5, 12 दूना 24, 1 1 1 2, 12 9 108, 4 से फिर 12 करते हैं, 4 3 12, मौसा इसका है 4, तो
थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है। 1868 में 12 घटाएंगे तो 1856 बचेगा। तो इसको भाग देना यहाँ पर 1856 में, थोड़ा सा एक गलत हो गया। फिर से करते हैं हम लोग। 6 4 का 2, 5 4 का 1, 8 3 का 5, फिर यहाँ 13 से 44। तो 512 गुना 1024 हो जाएगा। 0 2 3, 320 में 512, 3 कम 320, 2 11 2 11 9, 4 से 192 में 512, 192 गुना 19 गुना 38, 19 गुना 38 29 57 गुना जाएगा। तो 2 गुना 4, 2 9 18, 2 कम 2 3, 12 4 का 8, 10 60 का 2, 4 3 का 128, फिर 192 करते चलो। 128 192 करेंगे तो 128, 12 4 का 4 6 64, 128। इसका मौसम कितना आएगा? 64। कितना है? 64। इसका मौसम 64। 64 से इसमें ट्राई करो। 64 तिया छप चौक का 4 4 16, 4 से 24 25, 5 6 निकला 9, 6 से 5 गई, उतारेंगे 2, फिर 64 से भाग देते हैं, उतारेंगे 2 तो 64 तिहाई, 3 चौका 12, 6 8 19, 64 होगा। तो उत्तर इसका 64 होगा। विकल्प कौन है? ए। एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD इस प्रकार है कि वे वर्ग ABCD बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। इसमें क्या करेंगे? ध्यान देखिए, ये वर्ग है, वृत्त है, वृत्त में वर्ग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। देखिए, जो वर्ग है तो जो इसका व्यास होगा, जो वृत्त का व्यास होगा वर्ग का विकर्ण होगा। तो वृत्त का पहले त्रिज्या निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। r² बराबर a/पाई, क्षेत्रफल ये होता है ना, a/पाई, और r बराबर हो जाएगा √a/पाई। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 होगा। तो हो जाएगा a का मान 3850/22/7, 385, 3850 है, सही है। 7 के ऊपर करते हैं। 3850/7/22, 11 से 22 से काटते हैं, 22 का 22, 16 5, 16 5 तो 22 7 154, 11 0, 22 5 110, 175 × 7, 175 × 7 मतलब 3 गुणे, इसका गुणनखंड करते हैं भाई 175 का। 3 चौका 12, 3 5 15, और 2 नहीं 3 से 5 से कटेगा, 5 15, 5 से 25, फिर 5 7, फिर 7, 2 ठो 5 रहेगा, एक 7 रहेगा, एक 7 यहाँ से, कितना हो गया? 5 × 7, 5 7 35, r बराबर 35 आ गया। तो विकर्ण कितना हो गया? व्यास। विकर्ण बराबर होगा वर्ग का विकर्ण होगा व्यास। इसका व्यास वृत्त का 35 × 70। विकर्ण का सूत्र होता है a करणीय 2। a बराबर कितना हो गया? 70/√2। भाई देखो, व्यास कितना है सर? 35, अरे सर त्रिज्या सर 35 है, तो व्यास कितना होगा? 70। तो जो विकर्ण होगा वही एक तो करणीय 2 होगा, वर्ग का भुजा a, तो विकर्ण a करणीय 2, विकर्ण के स्थान पे करणीय 2 बराबर 70, a बराबर 70/करणीय, वर्ग का क्षेत्रफल a² 70 × 70/√2 × 70 × 70/2, 2 से काट दो 35, 7 से 35, 7 के 24, 2450 वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल। विकल्प ए बी सही है। विकल्प एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 मिमी व्यास का तार खींचा गया है। गोले की त्रिज्या 9 सेमी हो
तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। जब गोला को पिघलाकर तार बनाया जाता है तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन सेम होगा। तो गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू। तार कैसा होता है, बेलनाकार, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई पाई से कट गया, 4/3। गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 9 सेमी है, तो 9 गुणे 9 और इसका जो तार है उसका त्रिज्या कितना दिया है, 10 मिमी है, तो 10/100। 10 मिमी को 10/100 सेमी लिखिए। और ये भी व्यास है, त्रिज्या कितना होगा तब, डी है, 1/10 सेमी डी है, त्रिज्या हो जाएगा 1/20। यहाँ हो जाएगा 1/20 गुणे 1/20 गुणे एच। तो एच का मान पूछा है, हम लोग आसानी से निकालेंगे। एच बराबर होगा, ये सब इधर चला आएगा, 4/3 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 20 गुणे 20 गुणे बराबर एच। 3 त्रिका 9, हाँ फिर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। देखो 4 3 12 और 12 9 108, 108 9 972, 972 में 4 को गुणा कर दीजिए। 972 गुणे 4 गुणे 100 मतलब 400। 4 दूना 8, 4 से 28, हाथ लगा 2 और 4 9 36, 2 38, ये सेमी आएगा। क्या आएगा, सेमी आएगा। इसको मीटर मतलब 3888। हाँ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, मिमी है, मिमी को सेमी बदलेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 देंगे तो 10 मिमी है, इसको सेमी बदले 10 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो हमारा त्रिज्या होगा 1/2। यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1/2, ऐसे ऐसे इतना सेमी हो गया। इसको मीटर बन लेंगे 33.88 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। वह छोटी छोटी संख्या जिसके द्वारा 19,404 को गुणा कर या भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे देखो, गुणा और भाग जब बोलेगा प्रश्न में, गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम लोग उसका जो वर्गमूल होता है वो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक, और जोड़ने और घटाने पर जब बोलेगा पूर्ण वर्ग बन जाए तब उसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। वर्गमूल निकालने कितने तरीका होता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि से कब करना है, जब प्रश्न में कहेगा गुणा करें या भाग करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। और भाग विधि से कब वर्गमूल निकालेंगे, जब प्रश्न में बोलेगा वो जोड़ने या घटाने पर। तो 19,404 इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। 200 का 2 से 2 18, 1 से 4, 2 7 14, 0 2 दूना 4, 2 का 8, 2 8 16, 2 15 10 1, 8 4 12 5 16 17, 8 4 12 5 17 18, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 से कटने का तरीका क्या है, इसको जोड़ो, 8 4 12 12 5 17 17 18, 18 3 से कटा, ये भी 18 से कट जाएगा, 6 18, 3 कम 3 3 7 21। देखो इसको भी जोड़ो, 6 1 7 1 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 12 5 17, अब ये 3 से नहीं कटेगा। इसको हम लोग जो है, हाँ देखिए 11 से कटेगा, कैसे जानेंगे, इसको जोड़िए, 9 धन 5 14, 14 में 3 निकालिए, 11 आ गया ना, 11 से कटेगा। घटाने पर 0 आए या तो 11 का गुणा जाए तो वह 11 से कट जाता है। 11 आए या तो 44 9 9 11 9 99, फिर 7 से कटेगा, 7 7 4 7 कम 7। तो देखिए सबका जो पेयर बन रहा है 11 का नहीं बन रहा है ना, इसमें क्या करना है, इसका उत्तर 11 होगा। 11 का या तो गुणा करिए या तो भाग दीजिए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए इसका विकल्प होगा
डी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ACD में कोण ABC 90 से बड़ा है और AD लंब है CB पर, तो AC स्क्वायर का मान। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ऐसे करके है, जो यहाँ A है, AB है, AC है, ये वाला कोण 90 से बड़ा है। क्या है? 90 से बड़ा है। इसको ऐसे ऐसे यहाँ से लंब डाला है। वैसे अधिक कोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है बाहर होता है। कहाँ होता है? अधिक कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर। तो इसमें हमें पूछा है AC स्क्वायर। क्या पूछा है? AC स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर का मान आपको कैसे निकालेंगे? AC स्क्वायर त्रिभुज ADC जो 90 बनता है उससे लेते हैं, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो AC स्क्वायर रहा त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? AD के स्थान पे क्या लिखेंगे? AD के स्थान पे लिखिए AC स्क्वायर बराबर AD के स्थान पे लिखेंगे, यहाँ से ये वाला त्रिभुज निकालेंगे, छोटा वाला ADB। AD के स्थान पे लिखेंगे हम लोग AD स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD के स्थान पे ये वाला लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस DC को क्या लिखेंगे? DB प्लस BC, DB प्लस BC का वर्ग। फिर से चेक कर लो, चेक कर। सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ADC लेंगे। ADC में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए, इसको भी ऐसे लिख लिए। अब AD के स्थान पे क्या लिखेंगे? AD के स्थान पे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, मतलब लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर बट माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलो थोड़ा सा इसको प्रसार करते हैं। इसका प्रसार करिए भाई। BD या DB एक ही ये बात है ना। इसको DB का वर्ग लिखो प्लस BC का वर्ग लिखो माइनस 2 प्लस 2BD डॉट BC। ये वाला साइड कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD डॉट BC। विकल्प चेक करते हैं, मिलाते हैं। इसमें हमारा विकल्प होगा BC डॉट BD। पहला विकल्प सही है, ए वाला। चित्र में AD वृत्त की स्पर्श रेखा तथा ABC छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 5 सेमी तो AD है। तो देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे है। ठीक, ये स्पर्श रेखा है। क्या है? ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्शी है। इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा क्यों कहें? एक वृत्त को छेद कर जा रहा है। यहाँ क्या है? A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ क्या है? D है। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? ध्यान देखो, AB गुणे AC, मतलब ये से नाप होना चाहिए। AB गुणे AC बराबर होता है AD स्क्वायर। जो स्पर्श करे वहाँ से, जहाँ से स्पर्श करती है वहाँ से इस दूरी का स्क्वायर मान रख दो। AB के स्थान पे रखेंगे 4 और BC दिया है इसमें 5। ये 5 है, 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? AC। क्या चाहिए? AC कितना होगा? 5 4 9 बराबर AD स्क्वायर। 9 चौक 36 बराबर AD स्क्वायर। AD बराबर 6, AD बराबर 6। तो विकल्प हमारा हो जाएगा D, विकल्प D। एक वृत्त की त्रिज्या अंडर 2 सेमी है। वृत्त 2 सेमी लंबी एक जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित होती है। तो दीर्घवृत्त के 2 खंडों में विभाजित होती है, तो दीर्घ खंड के कोण का मान ज्ञात कीजिए। दीर्घ खंड के कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वृत्त है, ऐसे वृत्त हो गया। ठीक,
इसका त्रिज्या जो दिया है √2 है, लेकिन इसका एक जीवा है, जीवा है 2 सेमी लंबी है, ठीक है। जीवा 2 सेमी लंबी है और त्रिज्या कितना है √2 सेमी, √2 सेमी, ठीक। यह भी है 2 सेमी। उसके बाद दीर्घखंड के कोण का मान है, कोण पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको ए बी मान लेते हैं, यहाँ से इसको लंब डालते हैं, यहाँ ओ यहाँ एल, ये 90 बना दिए, ठीक है। ये वाला कोण थीटा मान लो, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो देखो ध्यान से, ए एल बराबर हो जाएगा बी एल बराबर 2/2 बराबर 1। मतलब जो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पे जब लंब डालते हैं तो जीवा का आधा इधर हो जाता है, आधा इधर, तो 2 है तो 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर, ठीक है। हमें थीटा चाहिए त्रिभुज ए ओ एल में, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब के स्थान पे 1 और कर्ण के स्थान पे, थीटा के लिए लंब क्या होगा, कर्ण √2, साइन थीटा बराबर साइन 45 है, थीटा बराबर 45 है। अब कोण ए ओ बी निकाल लो, ए ओ बी कितना हो जाएगा 90, 45 गुणे 2, क्यों, ये 45 है, ये भी थीटा ते भी थीटा होगा भाई, देखो ये थीटा ते भी थीटा, क्योंकि ये दोनों सर्वांशम है, तो हो जाएगा 45 में 90। अब इसके द्वारा कहाँ पूछा है, परिधि को पूछा है, परिधि को, ठीक है, परिधि को निकालना है, ठीक। इस कोण का आधा होता है, जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण बराबर केंद्र का कोण बटे 2, 90/2 कितना आ गया, 45। विकल्प इसका सही होगा, इसमें विकल्प है सी विकल्प। हाँ देखिए, ABCDEF एक समखट्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, इसकी भुजा AC की लंबाई, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे और ऐसे, ये समान भुजा है, ए, ठीक है, ए, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है, ठीक। और यहाँ कोण दिया 120 है, इस चित्र में जो है दिया नहीं, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ये है ए बी, ए है, हमें ये AC पूछा है, ABCDEF, 120 आएगा कैसे, ध्यान से देखो, बहुभुज का प्रत्येक कोण, ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसको याद कर लेना, बराबर होता है n-2 π/n, n के स्थान 6 - 2 π/6, 4/6 π, 2/3 π × 180, 60 और 60 × 120, ये हो गया 120, ठीक है। हमें AC पूछा है, तो हमें यह वाला कोण पता भी है और इसके सामने का भुजा पूछा है, तो हम लोग जो है कुज्या सूत्र जानते हैं, cos B बराबर क्या होता है, A² + C² - B²/2AC, एक कुज्या सूत्र है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, cos 120 अंश ना। अच्छा, जो कोण होता है, यहाँ जो कोण होता है उसके सामने की भुजा यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ जो कोण होगा इसके सामने भुजा यहाँ पर ऋण होता है ना, तो यहाँ भी B है, B के सामने इस वाले भुजा को हम x मान लेते हैं, यह ऋण हो जाएगा। चलो, A के सामने जो भुजा होता है A होता है, अब C के सामने जो भुजा है C, तो C के स्थान पे इसको लिखेंगे और A के स्थान पे, A के सामने है तो A के स्थान पे हो जाएगा हमारा A² + A² x², नीचे 2AA। cos 120 अंश का मान निकालते हैं हम लोग, cos 120 अंश का मान क्या होता है, 90 + 30 sin 30 -1/2,
यहाँ हो जाएगा 2a² एक्स स्क्वायर नीचे 2a²। ठीक है, दो दो से तिरछी गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2a² बराबर 4a² माइनस 2x²। इसको इस साइड 2x² बराबर 4a। स्टील फुल हो गया, फुल हो रही। तो 2x² बराबर 6a², x² बराबर 6a² बटे 2 2 6, x² बराबर 3a², x बराबर कितना आ जाएगा √3a, AC बराबर हो जाएगा √3a। विकल्प डी सही है। विकल्प कौन सा सही है? डी। 6 घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 मिनट के अंतराल में बजती हो तो पुनः कितने बजे इकट्ठा 7 बजेगी? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। लस लेते हैं तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लस लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लस देखा। 2, 2, 4, 3, 6, 2 चलते 8 और 2 पंजा 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, 3 से 1, 1, 1, 1, 5, 1। फिर 5 से जब एक आएगा तो समाप्त। 5, 15, 30, 60, 120, 120 सेकेंड, 120 मिनट। हर 120 मिनट के बाद सभी घंटियां हर 120 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी ना। तो कह रहा है पहली घंटिया जो है 8 बजे सुबह बजी है, तो 120 मिनट में कितना घंटा होगा? 3 घंटा होगा। अरे 60, 2 घंटा, 2 घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट 2 घंटा। तो 8 बजे बजी है तो 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा? 10 बजे। वे 10 बजे प्रातः एक साथ बजेंगे। अरे यार यही क्या? ऑप्शन सी। 3 अशून्य संख्याएं यम एन तथापि वितत अनुपात में है। अशून्य संख्याएं का मतलब होता है वितत। फिर से सुनो, 3 अशून्य संख्याएं यम एन तथापि वितत अनुपात में होंगी यदि, तो वितत अनुपात का मतलब होता है वे एक अनुपात बनाते हैं। तो यम एन पी अनुपात बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम समानुपात में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? यम संबंधे एन समानुपाते बीच वाले 2 बार, एन संबंधे पी। बीच वाले भाग कई बार लिखते हैं? 2 बार। अब बाहर बुरा अंदर अंदर। तो एन गुणे एन बराबर एम गुणे पी, एन स्क्वायर बराबर एम पी, और एन बराबर हो जाएगा √m। ये विकल्प है आपका, विकल्प डी है। एन स्क्वायर बराबर एम पी है, विकल्प डी यही सही है।